नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष की जो सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि किस प्रकार 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष होता है और उसके उत्कर्ष के क्या क्या कारण होते हैं। हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो मगध साम्राज्य था उसमें 10 जो शासक थे वो काफ़ी अच्छे शासक के रूप में उन्हें माना जाता है, लेकिन जिनमें जो प्रमुख थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जिनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उन लोगों की जो प्रशासनिक क्षमता थी, कुशलता थी, वो इस प्रकार की थी कि वो अपने छोटे से मगध साम्राज्य को विस्तृत कर वो पश्चिमोत्तर भारत तक ले आते हैं, यानी कि अफगानिस्तान की सीमा तक ले आते हैं। दूसरी ओर वो दक्षिण भारत तक उनकी साम्राज्य फैला हुआ होता है। तो आइए हम चलते हैं मौर्य प्रशासन को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मौर्य प्रशासन जो है वो किस प्रकार से काम करता था। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कि मौर्य प्रशासन के बारे में लिखे, या अगर क्वेश्चन शॉर्ट होता है तो उसमें उसके नगर प्रशासन के बारे में लिखने के लिए आता है। तो यह क्वेश्चन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देर नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मौर्य, मैं आपको बताऊं कि जो मौर्य प्रशासन था वो उसकी जो अभिलेख या उसके जो साक्ष्य जो मिलते हैं हम लोग को, वो कहाँ से मिलते हैं? वो साक्ष्य हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र और इंडिका से। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य के लिए एक ऐसे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, जो पूरा मौर्य साम्राज्य है उस साम्राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और वहाँ के जो संवैधानिक जो नीति निर्माण के जो तत्व थे उन सभी चीज़ों का इसमें समावेश है। यानी कि किस प्रकार से राज्य को चलाया जाए, राज्य कैसे बेहतर चल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी गहनता से लिखी हुई है। दूसरी ओर इंडिका, जिसके राइटर मेगास्थनीज थे, उन्होंने भारत में रहकर जब मौर्य साम्राज्य था उसमें काफ़ी गहनता से यहाँ पर उन्होंने इसका अध्ययन किया था और वो मौर्य साम्राज्य के एक दरबारी के रूप में भी रहे। उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य को चलाने के लिए एक सप्त सिद्धांत दिया गया था और सप्त सिद्धांत में उन्होंने 7 चीज़ों का जिक्र किया था। वो चीज़ें कौन कौन से थीं? पहला राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। जैसा कि हम नाम से परिचित है, राजा यानी कि शासक, उसके बाद अमात्य यानी कि मंत्रीगण, यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो आवश्यक राजा है उस प्रकार से उसके मंत्रीगण हैं। इसका जनपद, जनपद का यहाँ अर्थ वो जनसंख्या से है कि जनसंख्या किस जगह पर निवास करती है और उसकी वो सुरक्षात्मक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुर्ग के बारे में बताया। दुर्ग जो अपने जो प्रजा है उसको सुरक्षा देने के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता था ताकि वो जो प्रजा है वो अच्छे ढंग से रहे, वो सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त कोष यानी कि राजकोष, आर्थिक चीज़ों के बारे में जो है वो पूरी तरह से भरा होना चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। और उसके बाद दंड, दंड का यहाँ पर अर्थ सेना से है कि अगर कोई भी दुस्साहस करता है, उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए दंड के लिए जो सैन्य व्यवस्था है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके बाद मित्र, किसी भी राज्य की सफलता के लिए उसके मित्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, अगर आप व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो उसे हर एक परिस्थिति में उसके साथ खड़ा हो। तो ये तो सब सिद्धांत हैं। यहाँ पर मौर्य प्रशासन जो है वो मुख्यतः उसको 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय, प्रांतीय और ग्रामीण और नगर प्रशासन। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन क्या था। तो केंद्रीय, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है केंद्र, तो केंद्र जो पूरा प्रशासन था उसका केंद्र कौन होता था? उसका केंद्र राजा होता था। राजा के अंतर्गत उसके मंत्रीगण होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था और प्रायः इन्हें अमात्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। मंत्रियों की संख्या 18 थी, जिसमें से कुछ जो मंत्री थे वो महत्वपूर्ण थे, जिनमें सेनापति, समाहर्ता, सन्निध्याता, ये जो लोग थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्री थे। मैं यहाँ बात करूँ सेनापति की और सैन्य व्यवस्था की, तो यहाँ पर जो सेना थी उसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। थी घुड़सवार, हाथी और रथ, ये जो 4 प्रकार के सेनाएं थी, इनकी संख्या है 6 लाख। जो सेना थी वो पैदल थी। घुड़सवार जो थे उनकी संख्या 30,000 थी। हाथी जो थे उनकी संख्या 9,000 थी और रथ जो थे उसकी संख्या 8,000 थी। यानी कि ये जो
सेना थी उसे चतुरंगिनी सेना के नाम से जाना जाता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये जो सेना की जो विशालता थी उसके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी काम आती है। तो ये केंद्र प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। इसके अतिरिक्त सेनाओं के बैकअप के लिए, यानी कि जब सेना युद्ध करने जाती थी तो उसका एक बैकअप होता था, यानी कि और वो बैकअप जो 30 उसके सदस्य होते थे, मेंबर होते थे, और 30 सदस्य जो है 6 समितियों में बटे हुए थे और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो ये जो सेना का ताना बाना था उसकी संरचना थी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साम्राज्य को चलाने के लिए यह जो सैन्य व्यवस्था थी वो कितने सुसंगठित तरीके से बनाई गई। व्यवस्था को देखने के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायालय किस राज्य में न्याय का प्रथम अधिकारी राजा होता था, जबकि उसके बाद न्यायालय में धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, जिससे आज वर्तमान में होते दीवानी और फौजदारी मुकदमों के लिए। तो वो सारी चीज़ें होती थी। आइए अब हम देखते हैं समाहर्ता को। समाहर्ता का यहाँ पर अर्थ होता है राजस्व, यानी कि जो अधिकारी राजस्व को वसूल करता था उसे समाहर्ता कहते थे। और प्रायः राज्य में जो राजस्व वसूल किया जाता था उसका मुख्य जो राजस्व था वो भूमि से होता था, और 1/4 भाग जो ये दिया जाता था। पद था सन्निधाता। सन्निधाता इसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, जिसे ट्रेजरर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य को चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि आय का जो मुख्य साधन था, वो मुख्यतः क्या था? दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, व्रज, वनिक ये थे। ये मुख्य जिनसे आय के प्रमुख साधन थे, जहाँ से आय प्राप्त होती थी सरकार को, जिससे उनका कोष जो है वो भरा हुआ होता था। इसका अतिरिक्त कृषि जो आय की प्राप्ति के लिए या बढ़ाने के लिए कृषि के विस्तार की नीति अपनाई गई, जो किसान लोग को प्रोत्साहित किया गया, कृषि ऋण दिया गया और नए नए जगहों को कृषि योग्य भूमि बनाने का भी प्रयास किया गया था। इसमें जो नई भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, और उन जो भूमि से जो टैक्स लेते थे या उन चीज़ों का जो देख रेख होता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। आय का मुख्य, जैसे मैंने बताया आप लोग को, आय का मुख्य स्रोत क्या था? भाग था, जिसे हम भूमि कहते हैं, और जो 1/4 किसानों से टैक्स के रूप में लिया जाता था। बिक्री कर, चुंगी कर, खान, कारखाने, इनसे भी टैक्स वसूल किया जाता था। चलते हैं इसके दूसरे भाग में और हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था लगभग 5 भागों में बांटा गया था। तो वो 5 भाग कौन कौन से थे? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राची। और इनकी हम राजधानियों को देखते हैं तो जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। हाँ, ये वही तक्षशिला जहाँ पर विश्वविद्यालय था, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी था। दूसरा अवंती राष्ट्र उज्जैनी, मैंने पिछली कक्षा में जिक्र किया था अवंती राष्ट्र के बारे में। जैसा मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में जब हर्यक वंश था उस समय जो अवंती राष्ट्र के जो शासक होते हैं चंद प्रदोत, उनको जो जॉन्डिस होता है तो उसके इलाज के लिए जो जीवक को भेजा जाता है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने शासन में उन्होंने अवंती राष्ट्र को अपने अधीन कर लिया था। तो मैं उसी अवंती राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं। कलिंग जो है उड़ीसा का एक क्षेत्र था जो वर्तमान में जो उड़ीसा है। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली और प्राची की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रांतों को 5 भागों में बांटा गया था और हर एक जो प्रांत थे उन प्रांतों में अधिकारी नियुक्त होते थे प्रांतों को चलाने के लिए। उन्हें राज्यपाल कहा जाता था और इनका काम इसके शासन व्यवस्था को चलाना था। प्रांतों के अधीन स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक, संग्रहण और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। स्थानीय जिसमें 800 गांव का समूह होता था, द्रोणमुख जिसमें 400 गांव होते थे, खरवटिक जिसके अंतर्गत 200 गांव होते थे और संग्रहण जिसके अंदर 100 गांव होते थे, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। आइए अब हम चलते हैं नगर प्रशासन की ओर और हम देखने का प्रयास करते हैं कि नगर प्रशासन रचना कैसे थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो नगर प्रशासन था वो 6 भागों में विभक्त किया गया था और इसे समिति का नाम दिया गया था। तो ये समितियाँ कौन कौन सी थी? ये समिति थी शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्यिक समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर समिति। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और
प्रत्येक समिति के अपने कुछ कार्य होते थे। उदाहरण के लिए जैसे शिल्प कला समिति थी। इस समिति का कार्य होता था कि नगर में जो शिल्प संबंधी जो चीज़ें होते थे, उसके उत्पादन होते थे, उसका निरीक्षण करना, उनको देखना, उसकी गुणवत्ता को जांच करना। उसी प्रकार से वैदेशिक समिति, इसके अंतर्गत विदेश से जो लोग यहाँ पर निवास करते थे, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी, उस परिस्थिति में वो उनकी सहायता करते थे। उदाहरण के लिए कि अगर कोई व्यक्ति कि किसी की मृत्यु हो गई तो उस परिस्थिति में उसके दाह संस्कार, उसके परिजनों को सूचना और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो समिति देखती थी। इसके बाद जनसंख्या समिति, जनसंख्या के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था कि नगर में की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने लोग बाहर से आए, कितने लोग यहाँ से प्रस्थान किए। तो इसके अलावा जो भी समस्याएं, जन समस्याएं होती थी, उनको देख रेख के लिए जनसंख्या समिति का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा वाणिज्यिक समिति, वाणिज्यिक समिति व्यापार से संबंधित है। व्यापार संबंधी नगर में कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, उसको देखना, उसको निरीक्षण करना, ये काम इस समिति का होता था। इसके बाद वस्तु निरीक्षक समिति। हाँ, मैं बता दूँ, वस्तु निरीक्षक का मतलब कि किसी भी वस्तु जो व्यापार के लिए यहाँ आई है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसको जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। आप सोच सकते हैं कि ये बात हम लोग कब की कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य प्रशासन की, और इतना सुदृढ़ व्यवस्था जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि हम उस देश के निवासी हैं जिसकी प्राचीन जो व्यवस्था है वो इतनी स्वर्णिम है। आगे देखते हैं कर समिति। जैसा कि नाम ही है, कर समिति जो उसका काम था टैक्स लेना, और इस प्रकार वो टैक्स लेते थे लोगों से और उसका देख रेख, उसका हिसाब किताब वो इन समिति के द्वारा करती थी। और ये रिपोर्टिंग करते थे किन्हें, वो रिपोर्टिंग करते थे जो समाहर्ता होते थे। और समाहर्ता किसे करते थे, वो उनका काम होता था सन्निधाता को देखना, जिसका मतलब होता है कोषाध्यक्ष। तो इस प्रकार हम मौर्य प्रशासन था वो काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी कि ये जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व में ही बताया था। तो आप इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से परीक्षा में आते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि आप यहाँ के केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिखें, या फिर आता है कि मौर्य नगर प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखें। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रश्न बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर से, खासकर इस टॉपिक से। तो सारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो इससे अच्छी तरह से पढ़ें और अपने एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।